नमस्कार, सतहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के गैर बीजेपी नेता, बीजेपी दल जिसमें अधिकांश दल शामिल हैं, उन्होंने कहा है कि जो गुपकर घोषणा की गई थी पिछले साल 5 अगस्त को, उस पर वो अभी बिल्कुल डटे हुए हैं और राज्य का जो विशेष दर्जा वापस ले लिया गया था, धारा 370 हटा के, वो उसको वापस हासिल करेंगे। दोबारा से राज्य का जो दर्जा है वो भी हासिल करेंगे। तो इस पूरे जो डिक्लेरेशन है और उस पर री एम्फेसिस करने का जो ये पूरा आयोजन हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसको लीड किया, उसके क्या मायने हैं? क्या सचमुच में कश्मीर की स्थिति को पलटा जा सकता है? ये विश्वास इन दलों के नेताओं को है, और अगर ऐसा है तो इसके बाद उनकी गतिविधियां किस दिशा में आगे बढ़ेंगी? इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जम्मू से जुड़ रही हैं कश्मीर टाइम्स की एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराधा भसीन। अनुराधा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इस घोषणा का या दोबारा से इस घोषणा पर अपना जोर देने का क्या मतलब है, क्या मायने हैं आज की जम्मू कश्मीर की जो सियासत है उसके संदर्भ में? देखिए, पहले जब ये इस किस्म का डिक्लेरेशन हुआ था या एक यूनिटी का प्लेटफॉर्म बना था, वो एक दिन पहले बना था जब धारा 370 को हटाया गया था और स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया था। तो इसका महत्व बिल्कुल ही एक अलग से हो जाता है। अब वो ग्राउंड स्थिति पे क्या है उसमें बाद में जाते हैं, लेकिन इस वक्त जबकि एक साल से पॉलिटिकल स्पेस जो है पूरी की पूरी मार्जिनलाइज कर दी गई है, श्रिंक हो गई है, यहाँ तक कि उसको इस एंड तक पहुंचाने के लिए बहुत ही स्ट्रिंजेंट किस्म के कदम उठाए गए थे भारतीय सरकार के द्वारा। जैसे कि पूरी की पूरी जितनी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडरशिप थी उनको यहाँ तक कि हिरासत में ले लिया गया। एक स्पेस, डेमोक्रेटिक स्पेस जो बोलने की है, डाइसेंट करने की है, वो बिल्कुल खत्म कर दी। तो अब एक साल के बाद जब एक एफर्ट पॉलिटिकल पार्टीज ने किया है एक यूनिटी फोर्ज करने का, तो उसकी सिग्निफिकेंस लिमिटेड तो जरूर है, लेकिन इस वजह से है क्योंकि एक पॉलिटिकल स्पेस बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो उनको लगता है कि शायद हम इकट्ठे होंगे तो एक आवाज जो है स्ट्रांग होगी। दूसरा, उनको ये भी मालूम है कि एक ग्राउंड लेवल पे उनकी सिचुएशन वीक है, जो कि धारा 370 के हटने से पहले ही काफी श्रिंक हो चुकी थी, लेकिन अब बिल्कुल खत्म हो गई है। इस वजह से कि ये जो अब जो नारा उन्होंने लिया है धारा 370 की वापसी का या जम्मू कश्मीर की स्पेशल स्टेटस को बहाल करने का या स्टेटहुड बहाल करने का, उसको रीऑर्गेनाइजेशन जो है, वो सारे कदम वापस लिए जाएं। इस नैरेटिव की इस वक्त शायद यहाँ पर अभी जगह नहीं हो, लेकिन वो अपनी स्पेस को मैक्सिमाइज करने के लिए, क्योंकि ये उनके पुराने जो पॉलिटिकल उनका नैरेटिव रहा है, सारी ये पार्टीज का जो रीजनल पार्टीज यहाँ कश्मीर बेस्ड खास तौर पे रही हैं, उनका यही पॉलिटिकल नैरेटिव लिया है, तो वो उससे पीछे तो नहीं हट सकते। तो इस वजह से वो एक साथ भी आ रहे हैं। तीसरी अनुराधा जी, चीज क्या आप ये कहना चाहती हैं कि जो वहाँ की जनता का दबाव है, कश्मीरियों का दबाव है, कुछ इस तरह का है कि इसके अलावा वहाँ की ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं है? अगर उनको उनसे जुड़ना है तो ये मुद्दे ही हैं जो उनको जोड़ेंगे और उनकी अपनी राजनीति का भी विस्तार करेंगे। देखिए, ये मुद्दे उनको जोड़ेंगे इसलिए क्योंकि ये मुद्दे उन्होंने पहले उठाए हैं और इससे वो पीछे नहीं हटे हैं। ये एक बेसिस रहा है उनकी अपनी राजनीति का। और ये ज्यादातर ये कश्मीर बेस्ड पार्टीज हैं। जम्मू में एक पॉलिटिकल वैक्यूम था कई सालों से, जो कि एक रीजनल आवाज कभी भी उभरी नहीं। एक रीजनल
अगर कुछ चंद पॉलिटिकल ग्रुप्स थे भी काफी मार्जिनलाइज थे और उनका अपने आप से कोई पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं था, वो एक नेशनलिस्ट नैरेटिव को लेके, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस वगैरह लेते हैं, तो वो उठाया करते थे। और लेकिन डोमिनेंस जो सियासत में रहा वो कश्मीर बेस्ड पार्टीज का रहा। तो ये उनके अपने मुद्दे हैं। अब देखना ये है कि आज की डेट में क्या इसकी कोई जगह ग्राउंड लेवल पे है, लोगों में है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि लोगों में ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज की स्पेस कम हो गई थी। जो लोकल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितनी भी ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका एक बफर के की तरह वो उनका काम होता था। वो बफर बनते थे क्योंकि कश्मीर का इतिहास ऐसा है, कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट ऐसा था। वो एक बफर की तरह काम करते थे नई दिल्ली के बीच में और लोगों के बीच में। तो उस बफर का जो रोल है वो बहुत इनइफेक्टिव हो गया था। और पिछले कुछ सालों में जिस किस्म की राजनीति चली और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को लेकर जो एक बहुत अहम मुद्दा रहता है कश्मीर में, तो कश्मीर की जितनी भी सियासी पार्टियां हैं उनका कोई एक अहम रोल नहीं रहा। तो उस वजह से उनकी स्पेस श्रिंक हो चुकी थी। लेकिन आज की डेट में, क्योंकि जब एक कोशिश की गई है कि जम्मू कश्मीर को उसके इतिहास से अलग कर दिया जाए, जो पिछले 70 साल का इतिहास अगर आपने खत्म कर दिया है, तो जब तारीख लिखी जाती है, आप जो नई दिल्ली की कोशिश है कि एक हिस्ट्री को बदलने की, एक इतिहास को बदलने की, लेकिन जब भी तारीख लिखी जाती है वो एक डिसाइडेड स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चलती। और वो तारीख जो लिखी जाती है, इतिहास जब लिखा जाता है, वो सिर्फ राजा महाराजाओं या रूलर्स के हिसाब से नहीं लिखा जाता, लोगों की अपनी एस्पिरेशंस के हिसाब से भी लिखा जाता है। पीपल्स हिस्ट्री जो है वो एक बहुत अहम रोल प्ले करती है। तो वो लोग अपनी हिस्ट्री को किस तरह से अब देख रहे हैं, 70 साल पहले या 200 साल पहले या 400 साल पहले, तो ये एक बहुत पेचीदा सी सिचुएशन खड़ी हो गई है। और जिसमें मुझे लगता है कि इस वक्त कम से कम, जब तक ये जितनी सारी पार्टियां जो गुपकार डिक्लेरेशन के तहत एक साथ हुई हैं, इकट्ठी आई हैं एक प्लेटफॉर्म पे, जब तक ये अपने आप को प्रूव ना कर सकें, जब तक ये अपने वापस लोगों में जाकर अपना एक बेस ना बना सकें, एक मुश्किल यहाँ होगा मेरा कहना एक सवाल है अनुराधा जी कि ये जो दल इसमें शामिल हुए हैं, उनमें कांग्रेस भी है, सीपीएम भी है, कश्मीर की जो तमाम पार्टियां हैं वो भी हैं। तो आपको क्या लगता है, ये क्या कोएलिशन इतना मजबूत है, ये जो यूनिटी है इतनी मजबूत है कि सचमुच में कोई आने वाले समय में जो दूसरा नैरेटिव है उसको चैलेंज कर सकता है? देखिए, इस वक्त कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक अनप्रेसिडेंटेड चीज है। बहुत सारी, आई थिंक ये इन पार्टियों को इस बात से भी ये कॉन्शियस है कि ये जो डिविजन्स जो इनके आपस के थे, और जिस वजह से एक लोकल नैरेटिव जो है, लोकल मुद्दे जो हैं वो वीकन हुए, वो मार्जिनलाइज हुए, उनको कोई जगह नहीं मिली। इनको ये अंदाजा है अब कि ये हमारी भी गलतियां इसमें शामिल हैं। जो कुछ पिछले साल हुआ, इनकी अपनी गलतियां भी उसमें शामिल हैं। तो एक एक कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है एक शुरुआत है, इस वक्त जज करना शायद ठीक नहीं रहेगा। जी, मैं इसको अब दूसरे एंड से भी देखना चाहता हूं कि ऐसा कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार अब वहां इलेक्शन के लिए कुछ हलचल कर रही है। मनोज सिन्हा को उन्होंने गवर्नर बना के भेजा, 10,000 ट्रूप्स की वापसी की बात की गई। इस तरह से छोटे मोटे प्रयासों की बात, चर्चाएं चलने लगी थी। तो उसको कितना बड़ा सेटबैक लग सकता है इससे, या अब वो कैसे डील करेगी जब एक पूरी ऐसी राजनीति वहां खड़ी हो रही है जो उसके तमाम प्रयासों के खिलाफ खड़ी हो? देखिए, उसको कितना, जो भी राजनीति अगर चल रही है, राजनीति जो चलाई जा रही है वो प्रजातंत्र के हिसाब से नहीं है। उसमें कहीं भी लोगों का
इंक्लूजन नहीं है, तो वो प्रजातंत्र के मापदंड पे वो सही नहीं उतरती है। तो उसमें ये, और जो ये जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनकी जितनी भी स्पेस श्रिंक हो गई हो, लेकिन कुछ साल पहले तक यही एक पॉलिटिकल आवाज थी, एक मेन पॉलिटिकल आवाज थी और एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल आवाज थी। तो और कोई रास्ता तो नजर नहीं आता कि लोगों की आवाज किस तरह से सामने आए। एक बहुत जरूरी चीज है प्रजातंत्र में कि लोगों की आवाज को जगह मिले। नहीं, मेरा तो सवाल ये था अनुराधा जी कि ये जो एजेंडा केंद्र सरकार का है, जिस तरह से वो कश्मीर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इलेक्शन वगैरह करवा के, कुछ इस तरह का दिखा के कि हाँ वहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस हो रही है, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, तो ये जो नया एंगल आ गया है इसमें, इसका क्या असर पड़ेगा उस पर? मुझे नहीं लगता ज्यादा असर पड़ेगा। देखिए, केंद्र सरकार ने अपना फैसला कर लिया है, वो जो करना चाहते हैं वो करेंगे। और उनकी पूरी कोशिश है कि यहाँ पे जो लोगों का पॉलिटिकल पावर है वो जो है वो एग्जिस्ट नहीं करे। और एक लेवल प्लेइंग फील्ड एज इट इज नहीं है, क्योंकि जितना पावर है वो कॉन्सेंट्रेट हुआ है केंद्रीय सरकार में। जो डेमोक्रेसी के हिसाब से या प्रजातंत्र के हिसाब से जो सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल है, वी द पीपल जो हम जी। डेमोक्रेसी में बोलते हैं, प्रजातंत्र में बोलते हैं, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो पूरी कोशिश केंद्रीय सरकार की, जो छोटे मोटे कदम लिए गए हैं, मुझे नहीं लगता उससे कोई खास फर्क पड़ेगा, क्योंकि पावर जो है वो तो केंद्रीय सरकार के हाथों में ही कॉन्सेंट्रेट हुआ है। और चाहे वो मिलिट्री के जोर पे उस पावर को एक्सरसाइज करते हैं या कानून के दाव पेच को लेके करते हैं, और तो उसमें एक एक जो पॉलिटिकल फोर्स उभर के अगर आ भी रही है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी एक काम, जो केंद्र सरकार के लिए जो एक आसान रास्ता था, एक खुला मैदान था, उसमें अड़चने जरूर आएंगी। जो पिछले 1 साल से पूरे की पूरी लीडरशिप को बंद किया गया था और एक लेवल प्लेइंग फील्ड ताकि ना मिले, और सिर्फ बीजेपी की जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन्हीं के जो गतिविधियां चल रही थी, उनके कार्डर मेंबर्स भी बन रहे थे, उनके प्रोग्राम हो रहे थे, वो जगह जगह पे जाकर अपना प्रचार कर रहे थे, जम्मू के रीजन में ही नहीं, कश्मीर वादी में। तो इसमें थोड़ी सी बाधाएं जरूर आएंगी। किस हद तक केंद्रीय सरकार कामयाब होगी, इन बाधाओं को किस तरह से वो क्रश करती है, उनके साथ कैसे नेगोशिएट करती है, ये अभी देखना बाकी है। जी। एक सवाल ये उठता है, अभी आपने कहा भी कि ज्यादातर पार्टियां कश्मीरवादी की हैं, उनका बेस वहां है। क्या जम्मू में बिल्कुल भी अपोजिट माहौल है? बीच में अभी सुनने में आ रहा था कि नहीं, वहां भी बेचैनी है, जिस तरह से राज्य का दर्जा छीन लिया गया, 35A हटा दिया गया, तो वहां भी बेचैनी है। तो क्या वो जो बीजेपी का वोट बैंक सपोर्टर है वहां, वो उसी तरह से इंटैक्ट है या वो भी दूसरी तरफ मूव करने लगा है? देखिए, ये कहना मुश्किल इसलिए है क्योंकि लोगों में एक तब्दीली आई है, लोगों की सोच में एक तब्दीली आई है। उनको अब लगने लगा है कि जो वो नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स को फॉलो करते थे और बीजेपी को फॉलो करते थे, वो तो वहीं का वहीं है शायद। लेकिन जो ये चेंजेस हुए, तब्दीलियां पिछले साल से हुई हैं और जो कानून बदले गए हैं उसके बाद उसी के बेसिस पे, तो उससे उनको नुकसान है। जैसे डोमिसाइल लॉ को लेके उनकी नौकरियां जाएगी, उनकी जमीन जाएगी, ये सब चीजों को लेके जम्मू के लोग बहुत परेशान हैं। और ज्यादा परेशान इसलिए है क्योंकि उनको लगता है जो भी बाहर से आएंगे, डेमोग्राफिक फ्लडिंग अगर होगी जम्मू में पहले होगी। जम्मू एक नॉन कॉन्फ्लिक्ट जोन है। जम्मू ज्योग्राफिकली, कल्चरली, पॉलिटिकली हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों से ज्यादा बेटर लिंक्ड है। तो जो आएंगे वो यहाँ पे आएंगे, लेकिन एक पॉलिटिकल वॉइस मिसिंग है।
एक सियासी आवाज यहाँ पर उभर के अभी तक नहीं आई है। एक नई फॉर्मेशन को बनने में काफी अरसा लगेगा। दूसरी चीज ये है कि अक्सर ये बहुत मुश्किल होता है, पूरे हिंदुस्तान को ही आप देख लीजिए, लोगों की एस्पिरेशंस कुछ होती हैं और लेकिन पॉलिटिकल अफिलिएशंस फिर भी कुछ और होती हैं। तो ये कहना मुश्किल है कि अगर बीजेपी के साथ नाराजगी है, और हालांकि बीजेपी की जो स्ट्रेंथ है जम्मू रीजन में वो एक बहुत रीसेंट स्ट्रेंथ है। मतलब 25 सीटें उनकी 2014 में आई थी, लेकिन उससे पहले का उनका इतिहास कभी 7-8 बल्कि इससे भी कम ही सीटें मिलती थी उनको। तो ये कहना मुश्किल है कि बीजेपी की स्ट्रेंथ खत्म होगी या नहीं। दूसरी चीज इसमें मैं और इजाफा करूंगी कि जम्मू के लोगों को एक नाराजगी कश्मीर की लीडरशिप के से भी है, जो एक चाहे वो बीजेपी हो या कोई और वेस्टेड इंटरेस्ट हो, जिन्होंने डिस्क्रिमिनेशन की जो बात करते हैं कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई, और ये नैरेटिव एक डिविजिव एक मुद्दा उठाया जाता है, वो किस हद तक सही है या किस हद तक सही नहीं है, इसका कोई साइंटिफिक जांच आज तक नहीं हुई है। लेकिन इसी डिवीजन को प्रमोट जो है वो कश्मीर के बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी करती रही हैं। तो वो नाराजगी उनको उनकी तरफ भी है। तो इसमें जब तक कौन सी एक पॉलिटिकल वॉइस की तरफ जम्मू के लोग ग्रेविटेट होंगे, किस तरफ उनका आकर्षण होगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। जी, एक अंतिम सवाल है कि जो मैं बातचीत कर रहा था उससे लगा कि लोगों को एक उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है कि धारा 370 को जिस तरह से हटाया गया उसको ही वो असंवैधानिक करार दे आगे पीछे, क्योंकि जिस तरह से हटाया गया है वो अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चन उसको लेकर हैं। तो क्या ये एक उम्मीद की किरण वहां भी जो कश्मीरी नेता हैं देख रहे हैं और उस पर उनकी नजर टिकी हुई है? जी, उनकी नजर यकीनन टिकी हुई है, बल्कि उसी के बेसिस पे उनका ये कहना है कि जो ये डीलिमिटेशन कमीशन की एक्सरसाइज चल रही है या इलेक्शंस जो चल रही हैं, उसका जो बेसिस है वो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू कश्मीर स्टेट है। अगर जम्मू कश्मीर स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किए है वो याचिका, वो उस पर जो मर्जी फैसला होता है, लेकिन जब तक वो फैसला लिया नहीं जाता तो क्या एक सवाल ये उठता है, तो क्या ये जितनी भी एक्सरसाइज चल रही है कि इलेक्शन होगी, डीलिमिटेशन कमीशन उससे पहले होगा, ये सब क्या लीगल है, ये सब क्या वैलिड है? तो ये एक बड़े सवाल हैं जो वहाँ पर अभी उठ रहे हैं, और इन राजनीतिक दलों की गोलबंदी से जाहिर है कि अब उनको और मुखर होंगे वो सवाल, ये संभावना बनती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराधा जी इस बातचीत के लिए। बहुत सारी चीजें आपने स्पष्ट की हैं जो वहाँ राजनीतिक रूप से आकार ले रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।